जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया है, पूरी दुनिया ने उस पर सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन लगा दी है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बोइंग, एयरबस, फोर्ड, मर्सिडीज, टोयोटा और वोक्सवागन ने अपने सारे एक्सपोर्ट्स और ऑपरेशन रशिया में बंद कर दिए हैं। टेक की बात करें तो एप्पल ने अपनी सारी प्रोडक्ट सेल्स बंद कर दी, गूगल ने रशियन स्टेट मीडिया को डिमोनेटाइज कर दिया और फेसबुक और टिकटॉक ने तो रशियन स्टेट मीडिया को यूरोप में ब्लॉक कर दिया। एनर्जी की बात करें तो एक्सॉन, शेल, बीपी और इक्विनोर ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्टमेंट जो है रशिया के वो कैंसिल करने वाले हैं और रशिया को पूरी तरह से छोड़ के जाने वाले हैं। लॉजिस्टिक्स में यूपीएस और फेडेक्स ने अपनी शिपमेंट्स को रशिया में और यूक्रेन में रोक दिया है। फाइनेंस की बात करें तो जो भी रशियन बैंक्स हैं उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को रोक दिया है। इसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड ने रशियन असेट्स को रोक लिया है। इसी के साथ साथ इसमें हम कंट्री वाइड बैन जो बॉन्ड पे लगे हैं, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और साथ ही साथ रशियन बैंक्स और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों पे लगे रिस्ट्रिक्शंस को नहीं ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों में एक सवाल तो नहीं आता कि जो भी चीज़ हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसमें रशिया कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है उसकी अर्थव्यवस्था को। और इसी के साथ साथ पिछले एक महीने में जो यूएसडी और रूबल का एक्सचेंज रेट है वो 75 रूबल्स पर डॉलर से 120 रूबल्स पर डॉलर पर जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि रशियन रूबल ने अपनी 40% वैल्यू खो दी है डॉलर के खिलाफ। और वहीं पे रशियन स्टॉक मार्केट 33% क्रैश हो चुका है जब वो हमला हुआ था और रशिया के सेंट्रल बैंक ने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया। और इस वीडियो को बनाने के समय रशिया ने स्टॉक मार्केट को खोलने से मना कर दिया ज़्यादा लॉस होने की वजह से। तो कितनी ज़्यादा दिक्कत में है रशिया की अर्थव्यवस्था। हम सभी समाचार तो सुनते रहते हैं कि कितना प्रतिबंध लग चुका है रशिया में, मगर इससे अर्थव्यवस्था को क्या पड़ने वाला है फ़र्क। मगर एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाहर घूमने नहीं जा सकते या फिर कुछ बाहर के सामान नहीं खरीद सकते, मगर जो असली दिक्कत है वो और भी ज़्यादा जड़ों में, गहराइयों में और बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। सबसे पहले तो अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट जो मार्केट में होता है, जो रशियन रूबल है वो सप्लाई और डिमांड के कंस्ट्रेंट्स पे काम करता है और जो वैल्यू है रूबल की वो बाकी करेंसीज़ के उस पर डिपेंडेड है कि कितने ज़्यादा लोग उसको रूबल को ख़रीदना चाहेंगे बाकी करेंसी के मुकाबले। और जब एक देश बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है, जैसे रशिया हो गया, तो बहुत सारे जो देश हैं और कंपनीज़ हैं उन्हें रूबल की ज़रूरत पड़ती है रशिया के सामान खरीदने के लिए। मगर जब हर जो रशियन सामान है वो ब्लॉक हो चुका है इम्पोर्ट होने से और जो डिमांड है रूबल की वो नीचे गिर चुकी है, तो उसी के साथ साथ जो रशियंस हैं अभी भी डिपेंडेड है बाहर के सामान पे, जैसे कि खाना, कपड़े और दवाइयों पे। तो इन चीज़ों को इस लाने के लिए रशिया में जो भी रूबल्स हैं एक्सचेंज को डॉलर से करना पड़ेगा, यूरो या कोई भी चीज़ हो। मगर रशिया जो है ये डिमांड को कम करने के लिए अपने देश में वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, मगर जितना इंटरकनेक्टेड जो ग्लोबल इकोनॉमी है आज हमारी, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है इंडिपेंडेंट बनना किसी भी देश के लिए। और जिसका मतलब यही है कि जो सप्लाई है रूबल की रशियन से वो तो बदली नहीं है, मगर जो डिमांड हुई है रूबल की बाहर के लोगों से वो ख़त्म हो चुकी है। और बेसिक इकोनॉमिक्स हमको एक चीज़ बताती है कि रूबल कितना खतरे में है, जिसकी वजह से 40% में इसमें गिरावट आ चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में। मगर जो अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन है वो इतना खतरनाक नहीं है जब हम बात करें कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही खतरे में डूबने के, क्योंकि जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं डिमांड की रूबल्स पे, इसके वजह से बहुत दिक्कतें तो हो जाती है कि रूबल्स को एक्सेस कर पाना, मगर जो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टोर्ड है रूबल, क्योंकि 2014 से ही रशिया के सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी पोजीशन बना रखी थी फॉरेन करेंसीज़ में और ऐसा मानते हैं कि 360 अरब डॉलर्स फॉरेन करेंसीज़ में पड़े हैं। ये स्ट्रेटेजिक मूव था क्योंकि कभी भी इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए था कंट्री में, मगर जिसकी वजह से उल्टा ही हो गया, क्योंकि 630 बिलियन जो थे फॉरेन करेंसी में वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते उसको अगर वो रशिया में ही रूबल्स को रखते, क्योंकि अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है तो उनके पास इस पैसे का कोई भी एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अपनी एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए रशिया में। मगर और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं अभी वापस, क्योंकि ये पब्लिक नॉलेज में है रशियन बैंक्स जो हैं वो बैंक में से लोगों का पैसा निकालने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 9.5 से लेके 20% तक इंटरेस्ट बढ़ा दे रहे हैं अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को। इसके वजह से क्योंकि यूएस में जो अभी है मार्केट काफ़ी कम जा रहा है, क्योंकि पावेल इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है आधे आधे % करके हर महीने, मगर रशिया ने एक साथ ही 10.5% से लेके 20% तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रशियन लोग अपना पैसा बैंक में रखें और बैंक से सारा पैसा ख़त्म ना हो। मगर सिचुएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी छोटी सी चीज़ रशियन फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख सकता है।
अगर रशिया इस फुल ऑन फाइनेंशियल कोलैप्स को बचा भी लेता है तो आने वाले कुछ साल बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले होने वाले हैं, क्योंकि जब बहुत सारी नॉर्मल चीज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का प्राइस 40% तक बढ़ जाता है तो हमें और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे नॉर्मल चीज़ों के लिए भी। और हमेशा जो रशियंस हैं नॉर्मल लोग, वो अपने बैंक से और बाकी जगह से ज़्यादा पैसे निकालेंगे या फिर गरीब हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजनेसेस को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनके सामानों के लिए, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ साथ जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को ख़रीदने से डरेंगे, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। और जो बिज़नेस बच जाएंगे उनको अपने एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो हायरिंग को भी कम कर दे, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ को भी कम कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो वर्कलोड है बाकी एम्प्लॉयज़ पे वो ज़्यादा हो जाएगा और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी देश में। और जिसके साथ और भी ज़्यादा लोग जब अनएम्प्लॉयड होंगे, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कम पैसा खर्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस को भी कम रेवेन्यू होगा, जिसकी वजह से और ये वापस साइकिल रिपीट होती रहेगी। और जो अमीर रशियंस हैं उनका क्या, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अरबपति है, मगर जिन्होंने लखपति हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा बचा लिया अपनी ज़िंदगी में 40 से 50 सालों में और अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले रहे हैं, इसी रेट पे चलता रहा तो उन लोगों को भी वापस काम पे आना पड़ेगा। और एक और चीज़ तो ध्यान में रखने वाली ये है कि जो इन्फ्लेशन है रशिया ने जो देखा है ये बस इसकी शुरुआत ही है। करीब 25 साल पहले 1998 में रशिया को सिमिलर फाइनेंशियल फॉलआउट का सामना करना पड़ा था, मगर सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग थे, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि रशिया अपने डोमेस्टिक जो कर्जे थे उसको अच्छे से नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से रूबल बहुत नीचे गिर गया था। क्राइसिस से पहले एक US$, 5-6 रूबल्स में मिल जाता था, मगर क्राइसिस के बाद 30 रूबल लगते थे एक सिंगल डॉलर को लेने के लिए। मगर इसका ये मतलब था कि जब तक चीज़ें सही हुई रशिया ने 80 से % अब भी वैल्यू अपनी रूबल की खो दी थी। और अगर हमें सेम चीज़ अभी देखने को मिलती है तो हर US$ जो है वो 400 रूबल्स के बराबर हो सकता है इसके ख़त्म होने तक। और अगर चीज़ें स्टेबलाइज भी हुई तो 1988 में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो किसी भी पूरी दुनिया की पावर्स रशिया को पनिश नहीं करने वाली थी, ऐसे हुई थी। और अगर क्योंकि अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस उसमें हुई थी 2008 के फाइनेंशियल रिसेशन में उसी तरह, मगर जो ज़्यादातर पार्ट है उसमें क्योंकि कोई भी रशिया को ख़राब नहीं करना चाहता था, फिर भी इतना नीचे जा चुका था वो। और मगर अब इस सिचुएशन में जो है वो और भी इसको लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को, और ये पॉसिबल है कि रशिया जो है हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाए। और क्योंकि जिस तरह से स्केल हुआ था वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और जर्मनी का World War I के बाद, और उसी तरह से रहा तो जो रशियन इकोनॉमी है तो उसको वापस से शुरू करना पड़ेगा। अगर इतना ज़्यादा फटती भी नहीं है अपने रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तो इतना पॉसिबल है कि रशियन इकोनॉमी जो है वो हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से ख़त्म हो जाएगी। जो कोलेटरल डैमेज होने वाला है इस फाइनेंशियल क्राइसिस और इन्फ्लेशन की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मगर हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी है कि रशियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर और उसका कोलेटरल डैमेज का क्या होगा। इस वीडियो को बनाते समय रशिया ने अपना स्टॉक मार्केट खोला नहीं है, मगर जो भी रशियन स्टॉक्स है वो अवेलेबल हैं अलग अलग एक्सचेंजेस पे, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और उन्होंने 33% की अपनी वैल्यू खो चुकी है, जो कि $200 बिलियन के मार्केट लॉस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो क्रैश है 5वां सबसे ख़राब क्रैश है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। और क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने अपने रशियन स्टॉक्स को सस्पेंड कर रखा है, इसकी वजह से अगर वो स्टॉक को सस्पेंड नहीं करता तो 50% से भी नीचे जा चुके होते हैं अभी तक। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है, इतना कन्फ्यूजन हो सकती है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से एवरेज रशियन इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, जबकि वो उसमें कोई स्टॉक्स खरीदता भी नहीं है। तो इसके वजह से क्योंकि जो एक रशियन इंसान है वो हो सकता है कि डायरेक्ट लॉसेस ना ले सके स्टॉक होल्डिंग से, मगर उनको बहुत सारी इनडायरेक्ट दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले तो एक चीज़ को समझना होगा कि स्टॉक मार्केट आखिर क्रैश क्यों हो रहा है, और इसका आंसर जो है वो ऑब्वियस है। इन सारे सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऐसा लगता नहीं है कि रशियन कंपनीज जो है वो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट बना पाएगी जितना वो पहले बना रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनी है वो क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो अब वो बैंकरप्सी की तरफ जाएंगी। और इसकी वजह से क्योंकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी कम है रशिया पे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कंपनीज के लिए कि पैसे उठाना शेयर्स को बेच के। इसकी वजह से उनके पास से दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फाइट करे जब तक वो बैंकरप्ट नहीं हो जाते, इस पॉइंट पे भी उनको ऑपरेशन शट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को भी निकालना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बेल आउट ले ले सरकार से, जिसकी वजह से जो है हाइपर इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन ऑप्शन में कोई भी फेवरेबल नहीं है एक एवरेज इंसान के लिए, या तो वो अपनी जॉब खोएंगे या फिर अपनी सेविंग्स खोएंगे। और रिटायर्स का क्या, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं रशिया में वो बहुत सारी पेंशन और रिटायरमेंट प्लान्स पे बेस्ड हैं। इसके वजह से
जो भी उनके प्लान्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट के ही जुड़े होते हैं, और जब स्टॉक जो है वो अगर आधे से नीचे चला जाएगा, फॉरेन असेट्स भी फ्रोज़न हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा जो फंड्स हैं उनको अपने बेनिफिशरीज़ को लाखों करोड़ों डॉलर देना, और जिसकी वजह से जो फंड है वो हो सकता है कि वो पैसे उधार ले किसी और से उनके बेनिफिशरीज़ को देने के लिए। और क्योंकि रशियन इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्रेडिट कार्ड जीतते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी आप पैसा उधार में नहीं लेना चाहोगे। जिस तरह से आप देख सकते हो, एक एवरेज रशियन के लिए भी हो सकता है डायरेक्टली स्टॉक होल्डिंग किसी काम की ना हो, मगर जो स्टॉक मार्केट का क्रैश है उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिन के आखिर में वेस्ट पुतिन के यूक्रेन हमले से खुश नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्शन उन्हें लेने पड़े। 100 साल पहले अगर ऐसा होता तो हो सकता है वेस्ट रशिया के खिलाफ वॉर में आ जाता या फिर रेस में आ जाता रशिया के खिलाफ, मगर आज जो सरकारें हैं वो इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली तैयार कर रही है, क्योंकि डायरेक्टली फाइट करने से या फिर लोगों को मारने और वेपन्स का इस्तेमाल करने के बजाय जो वेस्ट है वो रशिया को ख़त्म करना चाह रहा है, पीछे हटने को कह रहा है उनकी इकोनॉमी को धमकी देते हुए। इसकी वजह से जैसे सबसे बड़ी कंपनीज़ और सबसे बड़े जो देश में है हमारे साथ हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक डैमेज है वो हो सकता है, जिसकी वजह से अब ये क्लियर तो नहीं है कि क्या रशिया बैक डाउन होगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर वो बैक डाउन भी हो जाता है तो पुतिन ने बहुत सारे रास्ते अपने इसी वॉर की वजह से बंद कर लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक की वजह से जो नॉर्मल चीज़ें होने वाली है वो हो सकती है, मगर जो यूक्रेन है उसमें दिक्कतों का सामना और होने वाला है। और इसी के साथ साथ क्योंकि रशियन इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है किसी भी तरह से, तो ऐसा हो सकता है कि वो वापस से बाहर आ जाए। और ऐसा लगता है कि अगर पुतिन ने इसको करने के लिए चूज़ किया है तो आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं है कि रशियन इकोनॉमी कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगी या फिर हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाएगी। अब हालांकि हो सकता है इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, प्रोबेबिलिटी भी कम हो, मगर इससे ऐसा लगता है कि रशिया अगर जो भी है पूरी दुनिया की पावर में से इकोनॉमिकली उसमें नीचे आ जाएगा, और इसमें आम रशियन इंसान को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी बुरी चीज़ है, मगर ऐसे हो सकता है कि एक अच्छी चीज़ हो कि इसकी वजह से पुतिन और दिक्कत में आ जाए कि आगे जाकर वो किसी और कंट्री पे हमला करेंगे, मगर सिर्फ वक्त ही इस चीज़ को बता सकता है। क्या आपको लगता है रशियन इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ना आप किसी भी रशियन आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो उनके हालातों पे। और इसी के साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा, हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेज में जो देखने के लिए डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो के आइडियाज़ देने के लिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।